हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रूफ एंड बियॉन्ड। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी का चैप्टर 6 जो कि है त्रिभुज या उसको हम कह सकते हैं ट्रायंगल की एक्सरसाइज 6.3 का 9th क्वेश्चन। आइए देखते हैं। इसके पहले के सारे क्वेश्चन पिछली वीडियोज़ में हम देख चुके हैं, तो आप सब लोग जाके हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आइए देखते हैं 9th क्वेश्चन इसका। लिखा हुआ आकृति 6.39 में ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज हैं। यहाँ देखिए ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज हैं। फिर लिखा हुआ है कि जिनके कोण बी और एम समकोण है। कहाँ पर? बी पर समकोण है और दूसरा एम पर समकोण है। सिद्ध कीजिए कि ट्रायंगल ए बी सी और समरूप त्रिभुज ए एम पी, समरूप त्रिभुज ए एम पी। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों के दोनों समरूप हैं। समरूप होने के लिए देखिए इसमें साइड का कुछ तो दिया नहीं है, तो इसमें एंगल वाला लगाएंगे। ये एक एंगल ये दिया हुआ है कि ये 90 और ये 90, दूसरा ए वाला एंगल दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो इससे ए समरूपता वाली थ्योरम से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। पहले देखते हैं, जो दिया हुआ है उसको लिख लिया जाता है। दिया क्या है? ट्रायंगल ए बी सी तथा ट्रायंगल ए एम पी समकोण त्रिभुज है। अब जब समकोण त्रिभुज है तो हम सीधे लिख सकते हैं कि एंगल ए एम पी और दूसरा ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। ये पहले से ही आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है आपको, यहाँ दिया हुआ है कि ट्रायंगल, पहला ये सिद्ध करना है ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी। ठीक है, फिर उपपत्ति देखते, पहले जिसमें हमको सिद्ध करना है वो देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी, और पहले उन दोनों त्रिभुज में हमको लेना पड़ेगा कि हाँ किस त्रिभुज में हमको प्रूव करना है। त्रिभुज ए एम पी में, इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में। तो पहला ये लिखेंगे, ये जो आपको दिया हुआ है ट्रायंगल ए एम पी इक्वल टू ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या देंगे? गिवन है, दिया है। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा देखिए एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, ये रीजन क्या होगा? उभयनिष्ठ है। ठीक है, उभयनिष्ठ है। अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों में दो एंगल कॉमन हो गए, दो एंगल हमने इक्वल कर दिए, तो हम लिख सकते हैं कि अतः ट्रायंगल ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी होगा। ठीक है, तो ये दोनों प्रूव हो गया कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप है। रीजन क्या होगा? ए समरूपता। ठीक है, ये हो गया पहला वाला आपका प्रूव हो गया। अब आइए इसका दूसरा पार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से आपने ये प्रूव कर दिया है कि इसका जो ये जो दोनों ट्रायंगल हैं ये कैसे हो गए? ये समरूप हो गए। जब समरूप हो गए तो उनकी भुजाओं का अनुपात हम इक्वल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमको क्या लिखना है? त्रिभुज ए बी सी, यहाँ दूसरा नंबर चाहे तो आप डाल दीजिए, ये पहला नंबर। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी, ये अभी आपने प्रूव कर लिया है। जब ये प्रूव कर लिया है तो अब आप आगे लिख सकते हैं कि अतः इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी? समानुपाती हैं। ठीक है, संगत भुजाएं अगर समानुपाती हैं तो हम लिख सकते हैं उसके बाद देखिए सी ए अपॉन इस पे 90 बनाने वाली, इस पे 90 बनाने वाला, पी ए इक्वल टू इसकी 90 बनाने वाली बी सी अपॉन इसकी 90 बनाने वाली एम पी। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो ये हो गया आपका 9वां क्वेश्चन। आइए देखते हैं इसका 10वां क्वेश्चन। लिखा हुआ है कि सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे
समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित हैं। ठीक है, ये देखो, यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी है तो दर्शाइए कि, ये आपको पहले से दिया हुआ है कि ए बी सी त्रिभुज एफ ई जी के समरूप है, तो दर्शाइए कि सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। आइए इसका फिगर देख लेते हैं। यहाँ देखिए दिया हुआ है कि सी डी और जी एच क्रमशः ए सी बी और ई जी एफ के से समद्विभाजक हैं कि डी और एच क्रमशः ए बी सी और ई एफ ई जी की भुजाएं ए बी और ई एफ पर स्थित हैं। देखिए ए बी सी और ई जी एफ, ये दो ट्रायंगल दिए गए हैं, उस पर ए बी पर डी है बिंदु और एफ ई पर एच है। ठीक है, और ये क्या है, सी डी और जी एच दोनों समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब ये इस एंगल को बराबर अनुपात में, मतलब दोनों दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, समद्विभाजक हैं ये इसके, तो ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब ये पहले जो दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं। ठीक है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी, पहला चीज़ तो ये दिया हुआ है। अब देखिए अगर समरूप दिए हुए हैं दो त्रिभुज तो उनके सभी कोणों का अनुपात हम कैसे लिख सकते हैं, समान लिख सकते, इक्वल लिख सकते हैं। तो आप ये भी लिख दीजिए साथ में, एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ। दूसरा ये लिख दीजिए एंगल सी इक्वल टू एंगल जी, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तीसरा लिख दीजिए एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे तो इनको आप 1 2 3 भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, जहाँ ज़रूरत लगेगी इसको ऐसे ही लिख लिया जाएगा। ठीक है, दूसरा सिद्ध करना है। अब देखिए सिद्ध करने में आपको ये 3 चीज़ें दी गई हैं। क्या, पहला है सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। दूसरा दिया गया है ट्रायंगल डी सी बी समरूप त्रिभुज एच जी ई। और तीसरा लिखा हुआ है ट्रायंगल डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी एफ। ये 3 चीज़ें आपको सिद्ध करनी है। उपपत्ति देखते हैं इसकी। पहले देखिए, ध्यान से देखिए, सी डी अपॉन जी एच, सी डी अपॉन जी एच ये वाला। दूसरा ए सी अपॉन एफ जी, इसका मतलब आपको किन दो त्रिभुज में लेना है, इन दोनों त्रिभुजों में आपको लेना है। ठीक है, अच्छा दिया है मैं, आप ये भी लिख सकते थे ये समद्विभाजक है। जब समद्विभाजक है तो ये दोनों एंगल समान हो जाएंगे। चलिए अगली यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, त्रिभुज ए सी डी और त्रिभुज एफ जी एच में। ठीक है, इसमें ले लेते हैं ए सी डी और एफ जी एच में। ठीक, अब देखिए पहला, एक तो सी डी तथा जी एच कोण ए सी बी तथा कोण एफ जी ई के समद्विभाजक हैं। अतः समद्विभाजक हैं तो हम ये लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है कि एंगल सी इक्वल टू एंगल जी है, ये आपको दिया हुआ था। ठीक है, अब दोनों का अर्धक अगर कर देंगे, दोनों को हाफ कर देंगे, एंगल सी अपॉन टू इक्वल टू एंगल जी अपॉन टू, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया आपने हाफ से। अब देखिए सी का अर्धक क्या हो जाएगा, ए सी डी, एंगल ए सी डी इक्वल टू, अगर जी का आधा कर देंगे तो एफ जी एच हो जाएगा, एंगल एफ जी एच, ये हो जाएगा। इसको आप कर लीजिए पहला समीकरण। ठीक है, अब देखिए ए सी डी और एफ जी एच में आपने लिया है, तो एक तो ये हो गया एंगल। दूसरा आपको ये एंगल पता था, एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ है, ये आपको ये कहाँ से लिखा दिया है। बाकी ये अर्धक से आपने ये निकाल दिया। तो अब देखिए एक एंगल ये वाला, एक एंगल ये वाला दोनों में, और दूसरा एंगल ये ए वाला और एफ वाला इक्वल हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि अतः ट्रायंगल ए सी डी
समरूप त्रिभुज एफ जी एच, समरूपता कौन सी हो जाएगी? ए ए समरूपता, ठीक है, ये हो गई ए ए समरूपता। अब जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो उनकी भुजाओं का अनुपात हम बराबर लिख सकते हैं। आइए लिख लेते हैं। अब जब बराबर हो गया तो उसके बाद हम सीधे सीधे लिख सकते हैं जो आपको प्रूव करना था। इस वाले ए बी सी का, ए सी डी का जो कोण भुजा हो जाएगी सी डी अपॉन जी एच हो जाएगी उसका, और इसका हो जाएगा ए सी अपॉन एफ जी। तो ये आपका प्रूव हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका पहला वाला। अब इसका करते हैं दूसरा पार्ट। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं। देखिए दूसरा पार्ट इसका दिया गया है, ट्रायंगल डी सी बी और ट्रायंगल एच जी ई में। इसमें भी देखिए आपको दो चीज़ें इक्वल करनी है, डी सी बी और एच जी ई में। अभी आपने देखा कि इसको अर्धक आपने प्रूव किया यहाँ से, समीकरण 1 से। इधर वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल होगा क्योंकि उसका अर्धक है, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं एंगल डी सी बी इक्वल टू एंगल एच जी ई। कहाँ से लिखेंगे? समीकरण 1 से, ठीक है। समद्विभाजक कोण क्या है? समद्विभाजक कोण है, ठीक है। तो ये इक्वल हो गया। दूसरा आप लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। ये देखिए बी वाला कोण ई वाला कोण के बराबर हो जाएगा। ये कहाँ आपको पहले से ही दिया हुआ है। ये रीजन क्या देंगे? दिया है। अब जब दिया है तो हम लिख सकते हैं अतः त्रिभुज डी सी बी समरूप त्रिभुज एच जी ई। ये आपको प्रूव करना था। ये आपका कौन सी कसौटी से प्रूव हुआ है? ए ए समरूपता से। अब आइए देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। लिखा हुआ है ट्रायंगल डी सी ए और त्रिभुज एच जी एफ में। ट्रायंगल देख लेते हैं पहले, डी सी ए और एच जी एफ में, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ए वाला एफ के बराबर होगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ। ये क्या होगा? दिया है। दूसरा अभी आपने यहाँ पहले क्वेश्चन में प्रूव किया था ए सी डी इक्वल टू एफ जी एच। यहाँ देखिए ए सी डी इक्वल टू एफ जी एच। ये भी आप लिख सकते हैं एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल एफ जी एच। ये क्या होगा? समीकरण 1 से, ठीक है। अब दो चीज़ें इसमें इक्वल, दो ट्रायंगल में दो कोण इक्वल हो गए तो हम लिख सकते हैं अतः त्रिभुज डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी ई। ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप हो गए। कौन सी कसौटी से? ए ए समरूपता से। तो ये हो गया आपका तीसरा भी इसका पार्ट प्रूव हो गया। ये हो गया आपका 10वां क्वेश्चन। आइए करते हैं इसका 11वां क्वेश्चन। देखिए लिखा आकृति 6.40 में ए बी इक्वल टू ए सी है, ए बी ए सी के इक्वल है वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो। इसका मतलब यहाँ देखिए दिया हुआ है ए बी इक्वल टू ए सी है, ये आपको दिया हुआ है। लेकिन त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा, ये देखिए ए बी सी की एक भुजा बढ़ाई गई है सी बी, ये देखिए आगे की तरफ इधर बढ़ाई गई। सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है यदि ए डी परपेंडिकुलर बी सी हो, ए डी इस पर परपेंडिकुलर हो, ठीक है, इस पर लंबवत हो, और ई एफ जो है परपेंडिकुलर है ए सी पर। तो सिद्ध कीजिए कि ट्रायंगल ए बी डी और ई सी एफ ये वाला दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? समरूप हैं। देखिए
इस पे तो ये आपको पता है एक 90 आपको दिख रहा है दोनों साइड पे, ठीक है, और ये वाला दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो दो त्रिभुज की दो कोण अगर हम समान कर देते हैं तो अतः वो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं, पहले इस पे जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में दिया हुआ है ए बी इक्वल टू ए सी, ये दिया गया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है कि ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पर। अब ए डी अगर परपेंडिकुलर है बी सी पर तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ट्रायंगल या ऐसे लिख लीजिए एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। इधर भी 90 बनेगा, इधर भी 90 बनेगा, ठीक है। और दूसरा लिखा हुआ है, आपको दिया गया है कि ई एफ परपेंडिकुलर ए सी। अब देखिए ई एफ परपेंडिकुलर ए सी पर होगा, तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं कि एंगल एफ इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये तीन चीज़ें आपको दी गई हैं, ये पहला, दूसरा और ये तीसरा, तीन चीज़ें आपको दी गई हैं। अब देखिए आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ। आइए इसकी उत्पत्ति करते हैं। त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ई सी एफ में ले लेते हैं। इसमें से पहले आपको दिया हुआ है क्या, ए बी इक्वल टू ए सी। ये कहाँ है, ये दिया हुआ है कि ए बी इक्वल टू ए सी। अब देखिए आपको ये भी पता है कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, ठीक है। यहाँ से आप ये लिख सकते हैं, आपको ये दिया हुआ था कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी। तो वहाँ से अब उनके सामने की भुजाएं देखिए, ए बी के सामने का कोण ये सी वाला और ए सी के सामने का कोण ये बी वाला, दोनों इक्वल हो जाएंगे। लिख देते हैं ट्रायंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए बी सी। ए सी बी और ए बी सी ये दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल। यहाँ से लिख सकते हैं एंगल ई सी एफ, देखिए ई सी एफ, इसी को आगे बढ़ा देते हैं, इस एंगल को सी वाले एंगल को दूसरे तरीके से लिख देते हैं ई सी एफ, ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल ए बी डी। देखिए ए बी डी ये वाला इधर, इसको कर लीजिए। देखिए तीन यहाँ हो चुका, तो चौथा कर लीजिए। दूसरा आपको दिया हुआ है कि एंगल डी इक्वल टू एंगल एफ इक्वल टू 90। ये भी आपको दिया हुआ है कौन से, दूसरे और तीसरे समीकरण में। यहाँ देखिए आपने लिखा था कि एंगल डी और एफ कैसे हैं, परपेंडिकुलर 90 हैं, तो ये भी दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर समीकरण इसको 5 बना लीजिए, ठीक है। समीकरण 4 व 5 से चौथे और पांचवें का यूज कर लेंगे। तो देखिए इस वाले त्रिभुज में ए बी डी और ई सी एफ में अगर ध्यान से देखेंगे तो ये आपने अभी ये वाला बी वाला सी के इक्वल किया है और ये 90 वाला इस 90 के इक्वल होगा। दो चीज़ें आपने यहाँ पर अभी इन दोनों समीकरण में करके दिखा दी। तो लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ, ये समरूपता कौन सी होगी, ए समरूपता। ये आपका प्रूव हो गया। ये हो गया आपका 10वां क्वेश्चन, सॉरी 11वां क्वेश्चन। आइए देखते हैं इसका 12वां क्वेश्चन। लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाओं पी क्यू क्यू आर तथा माध्यिका पी एम के समानुपाती हैं। ये देखते हैं
त्रिभुज देखिए लिखा हुआ है ए बी सी की ए बी बी सी तथा माध्यिका ए डी, एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की पी क्यू तथा क्यू आर तथा पी एम उसकी माध्यिका पी एम समानुपाती हैं, ये दिया गया है। फिर आपको लिखा है कि दर्शाइए कि ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है। पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है कि इस त्रिभुज की दोनों जो भुजाएं हैं वो जैसे ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू, फिर लिखा हुआ है बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू, ये भी लिखा हुआ है ए डी अपॉन पी एम। इतना दिया हुआ है कि उनके समानुपाती हैं। ठीक है, अब ये देखिए माध्यिका है ए डी तथा पी एम माध्यिका है। ठीक है, माध्यिका का काम क्या होता है कि सामने वाली भुजाओं को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं बी डी इक्वल टू डी सी, और इन दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि क्यू एम इक्वल टू एम आर। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अब देखिए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, लिख लेते हैं। सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये आपको सिद्ध करना है। आइए देखते हैं, उपपत्ति करते हैं इसकी। जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ये क्या है, दिया है। अब देखिए थोड़ा सा इसमें बदलाव कर देते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू, इसको क्या करेंगे बी सी अपॉन क्यू आर को हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए बी सी अपॉन टू इसको 2 से भाग कर दिया और ये हो जाएगा क्यू आर अपॉन टू, इसको भी 2 से भाग कर दिया इक्वल टू ये पहले से ए डी अपॉन पी एम। अब देखिए इसको आगे बढ़ा देते हैं। देखिए ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू, अगर बी सी का हाफ करेंगे, यहाँ देखिए आप बी सी को अगर आधा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बी डी उसकी जगह पर हम लिख सकते हैं, लिख दीजिए बी डी अपॉन, और यहाँ पर देखिए क्यू आर का अगर अर्धक कर देंगे तो क्यू आर की जगह पर हम क्यू एम लिख सकते हैं। भाई पूरे का आधा ये हो जाएगा, क्यू एम लिख सकते हैं, लिख दीजिए। और ये देखिए ए डी अपॉन पी एम, ये पहले से दिया हुआ है। अब देखिए उनकी भुजाओं जिस त्रिभुज में हमको लेना था ए बी डी और ए बी सी और पी क्यू आर, उनकी भुजाओं का अनुपात अगर हम इक्वल लिख दिए हैं तो उनके एंगल्स कैसे हो जाएंगे, या उन दोनों को हम लिख सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, तो लिख देते हैं, अतः त्रिभुज ए बी डी समरूप, ये देखिए ए बी डी और ये पी क्यू एम। रीजन क्या हो जाएगा, ए समरूपता। तो यहाँ से दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप हो गए। उसके बाद लिख सकते हैं, अतः इनके संगत कोण समान हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल पी क्यू एम। ठीक है, ठीक है, ए बी डी ये वाला, पी क्यू एम ये वाला, ये कोण हम लिख सकते हैं कि दोनों समान है। ठीक है, और दूसरा ये भी लिख सकते हैं एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। ए बी सी देखिए ए बी सी, अब इसको ए बी डी लिखिए, चाहे इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए तो ए बी सी इक्वल टू पी क्यू आर, ये हो गया। अब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, देखिए ये दिया हुआ पहले से ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ये क्या है, दिया है, ये क्वेश्चन में ही आपको दिया हुआ है।
दूसरा आपने भी यहाँ एक चीज़ और इक्वल कर ली। देखिए एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। ये देखिए ए बी सी पी क्यू आर, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल कर दिया। तो एक उनकी भुजाओं का अनुपात और दूसरा एक एंगल अगर इक्वल हो गया तो हम लिख सकते हैं कि अतः दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अब लिख देते हैं कि अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। रीजन क्या हो जाएगा, एस ए एस समरूपता। ये हो गया आपका प्रूव्ड। ठीक है, तो ये आपका 12वां क्वेश्चन सिद्ध हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।